जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनटीपीसी के 68 पेपर हैं वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 10 फरवरी 2021 को 10:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो 135 टेस्ट हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। आगरा शहर किसने बसाया भी? तो आगरा शहर है वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक लंबवर्तीय शंकु के आयतन है वो आपको क्या दे रखे हैं? समान है। तो बेलन और शंकु की आधार त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है भी क्या होगा। अब इसके अंदर देखो भी बेलन का आयतन क्या होता है और शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन का पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन का? तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। और अनुपात यहाँ पे 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच ये आपका क्या है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां से अपन बात करते हैं भी आयतन क्या है? समान है। आयतन समान है तो यहां से पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया। अभी पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच है वो कैंसिल हो गया, यानी ये बराबर कर दिया अपन ने यहां से। अब त्रिज्याओं का अनुपात बताना था, त्रिज्याओं को कैसे काट दिया? अभी त्रिज्या नहीं कटेगी, यहां से त्रिज्या अलग हो सकती है। ठीक है, अब इसने बोला क्या भी समान ऊंचाई समान है। तो ये देखो भी पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, पाई से पाई काट दो क्योंकि 22/7 मान होता है इसका, और एच से एच काट दो भी। अब समान ऊंचाई है तो एच से एच कट गया। एक बेलन और एक लंबवर्तीय शंकु के आयतन समान है, हमने समान कर दिया आयतन, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात आपको बताना है। अब ये आर स्क्वायर है, अब यहाँ पे ये तो गुणा में है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक प्रकार से। यहाँ पे गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर अपॉन में यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में ये क्या है? 1/3 है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो इसको मैं r/r, और इसका क्या लिख सकते हैं? ये r1 है और ये r2 और इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर में क्या है? 1/3 है। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या है? पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास में? r1 अपॉन में r2 बराबर में ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1/√3, या फिर इसका अनुपात बोलें भी बेलन को r1 मान रखा है, शंकु का r2 है, तो इसका जो अनुपात आएगा वो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब ये तो ऑप्शन के अंदर भी नहीं है अपने पास में, ऑप्शन के अंदर नहीं है, पर इसको क्या है? थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को। अब इसको मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा आपका √3, और अनुपात का मतलब बटा ही होता है, एक प्रकार से भाग ही होता है, तो 3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं नीचे वाले को भी √3 ऊपर है और नीचे 3 है, तो इसको √3 × √3 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया आपके पास में? 1/√3 बन गया ना, और 1/√3 ये अपना आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है।
तो ओजोन क्षय और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो कि अपने रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रीज है, इनसे निकलती है, जो एयर कंडीशनर है, जो AC है, इनसे ये निकलती है। तो यहाँ पे CFC का जो एक अणु है, CFC का एक अणु है, वो ओजोन के कई लाख अणुओं को नष्ट करता है। तो ये बिल्कुल सही है, सही कथन है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के CEO का नाम बताना है आपको, तो सुंदर पिचाई हो जाएगा भी, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है भी, यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे 1 और फिर 4 और फिर 9 फिर 16 और फिर 25, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 32 में से 32 में 25 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको मान बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब यहां से अपन बात करें तो ये इसका 2a की क्यूब का 2a की क्यूब -3 का 5a की क्यूब -2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले इसका इसके साथ में होगा, फिर इसका इसके साथ में होगा, उसके बाद में इस 3 का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और फिर इस 2 के साथ में होगा। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10a की पावर 6, 10a की पावर 6, 2 5 10 और a की पावर 6, और माइनस में 2 दूआ 4 और 4a की पावर 3, और उसके बाद में माइनस का 3 5 15 और ये हो जाएगा 15a की पावर 3, और यहां से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और 2 3 6 बराबर में आपके पास में क्या है, 10 की पावर 10a की पावर क्या है, 6 है, और प्लस में यहाँ पे हमने मान लिया भी x आएगा और प्लस में ये आ गया 6। अब देखो भी, ये भी प्लस का 6 है और ये भी आपका प्लस का 6 है, बराबर का निशान है बीच में, तो ये कट गया, और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, ये कट गया। तो आपके पास में क्या बच गया, x बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 15 और 4 19, और ये माइनस का माइनस, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 19a की क्यूब आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 19a की क्यूब, जो कि आपका राइट आंसर होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। खजुराहो कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। केदारनाथ गुजरात, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको पूछा गया है भी, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर है, वो बोला है भी, ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, यानी वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है 352 के अंतर्गत, कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये आपको बताना भी कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन है वो राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला इसमें, ही अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर, वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही बात है। और वह रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति होता है ना, वो रक्षा बल होते हैं, उनका सर्वोच्च कमांडर होता है कौन, राष्ट्रपति होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने दो संख्याओं का जो अनुपात आपको दे रखा है 3:4 है, और उनका महत्तम समावर्त्य 4 है और लघुत्तम समावर्त्य कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। मैंने वो संख्या मान ली, एक तो 3 है और एक 4 है, तो हमारे अनुसार इसका अक्षेप कितना आ रहा है, हमारे अनुसार इसका अक्षेप 1 आ रहा है। फिर 3 और 4 का अक्षेप 1 होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, यानी 3 और 4 डिवाइड हो जाए, तो 3 और 4 डिवाइड तो 1 से ही होंगे, और तो कोई संख्या ऐसी है ही नहीं। और हमारे अनुसार इसका एलसीएम कितना आ रहा है, फिर हमारे अनुसार इसका एलसीएम 12 आ रहा है भी। ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, वो तो अक्षेप हो गया, और दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 है वो 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 3 और 4 है वो 1 से डिवाइड हो रहे हैं।
अब इसमें महत्तम समावर्ती इसने कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। हमारे अनुसार तो 1 आया, लेकिन उसने दे रखा है 4, तो 1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो हमारे अनुसार एलसीएम कितना है, 12। 1 का मान 4 है तो 12 का मान 48 हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। रेडक्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच में है, तो भैया मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है, फिर बताओ। रेडक्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और मैकमोहन है ये भारत और चीन के बीच में है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती होती है। जो कश्मीर घाटी है ना, कश्मीर घाटी में केसर की खेती होती है भी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और वी कुरियन भारत के श्वेत क्रांति के जनक थे भी, और श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है भी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखा है, और स्टेटमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे धारणाएं दे रखी है, आर्गुमेंट दे रखा है, और वो बताना है भी कौन सा आर्गुमेंट यानी कौन सा जो धारणाएं हैं वो सही है, ये इसमें आपको बतानी है। तो स्टेटमेंट आपका ये है भी ऑयल शुड यानी हमारे आहार से तेल को पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। हमारा जो आहार है यानी जो पोषण है हमारा, एक प्रकार से भोजन है हमारा, उस भोजन से तेल को क्या किया जाना चाहिए, पूर्णतः रिमूव कर दिया जाना चाहिए, पूर्णतः हटा दिया जाना चाहिए। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। अब आर्गुमेंट क्या है इसमें, तर्क क्या है, तर्क ये है भी यस रिमूविंग यानी हाँ हटा दिया जाना चाहिए। हाँ, अपने आहार से तेल को हटाने से बजट पर नियंत्रण रहेगा। अगर अपना आहार है, अपना जो भोजन है, उससे अपन तेल को हटा दें तो जो बजट है देश का वो क्या है, कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। दूसरी बात इसने ये बोली है भी नो, नहीं, कुछ प्रकार के तेल हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमारा शरीर उन्हें स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही बात है भी। अगर हम अपने ये मान लो भी, ये कोई बात हुई क्या भी, रोटी छोड़ दो तो क्या है भी अपन अपने देश को बचा सकते हैं, या फिर ये मान लो भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं भी। अपने को ये बोल दे भी आप भी यानी अपना भोजन छोड़ दो, एक प्रकार भोजन मत खाओ, तो अपन आय बढ़ा सकते हैं, तो फिर कमाते किस लिए भी अपना तेल, ये बोलते हैं भी अपने आहार से तेल को हटा दिया जाए तो बजट है वो नियंत्रण रहेगा, आय नियंत्रण रहेगी, आय कंट्रोल रहेगी। तो यहां पे कमाते किस लिए, फिर खाते नहीं है तो ये बात है भी। अब यानी कुछ जो तेल हैं वो अपने शरीर में नहीं बनते हैं, कुछ जो तेल हैं उनसे पौष्टिक जो तत्व मिलते हैं वो अपने शरीर के अंदर नहीं मिलते, वो अपन बाहर से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो दूसरा सही है इसमें, पहला गलत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। महानदी का उद्गम स्थल है वो हिमालय नहीं है। झेलम, यमुना, गंगा, इन सभी का उद्गम स्थल है वो हिमालय है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें 4 विकल्पों में से एक असंगत है। सौपन, ये रात को आते हैं भी सपने, मीठे मीठे सपने। खराटे, ये भी मीठे मीठे खराटे रात में नींद में लिए जाते हैं, और नींद सभी का बाप है ही। अब यहाँ पे ध्यान, ये कोई नहीं लगाता भी ध्यान। ठीक है, पढ़ने में ध्यान लगाया करो, तो ध्यान इसमें अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों की तीनों है वो कॉमन है भी। खराटे हैं, सौपन है, ये सारे के सारे नींद में लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। महात्मा गांधी जी हैं भाई, इनको कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। कैलाश सत्यार्थी है, रविंद्र टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, और अमर्त्य सेन है। इन सभी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। आगे देखो भी, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी भी। ऐसा कौन था भी कुचिटर जो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था भी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये भाई कुचिटर आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक। ये अपनी राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था, और वैसे ये बड़ा ही नसीब वाला आदमी था भी। ठीक है, इन्होंने काम तो बढ़िया किए, लेकिन कोई भी काम है वो इसका सफलतापूर्वक सही तरीके से समन्वय में नहीं आया। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से नहीं है? नेपाल के साथ में किस राज्य की सीमा नहीं जुड़ती है? तो झारखंड की नहीं जुड़ती भी। और कौन कौन से राज्य की जुड़ती है? तो उत्तराखंड की जुड़ती है, आई एम राइट, उत्तराखंड और यूपी, सिक्किम और उसके बाद में बिहार भाई साहब आ जाते हैं, बिहार और पश्चिमी बंगाल की भी लगती है। तो ये 5 है जिनकी सीमा है वो अपने नेपाल के साथ में लगती है, पड़ोसी देश के साथ में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा झारखंड है, इसकी नहीं लगती भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला। अब इसमें ए, बी और सी एक ही समय एक वर्ताकार स्टेडियम में इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करके ए उस वर्ताकार स्टेडियम का चक्कर 252 सेकंड में लगाता है, ठीक है भी, और बी उसे 308 सेकंड में लगाता है, और सी है वो 998 सेकंड में पूरा करता है। तो कितने समय बाद वे तीनों पुनः प्रारंभ करके एक साथ होंगे? तो इसका आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा भी? एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे भी पुनः कितने समय बाद में वो एक साथ तीनों मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन 252 तीनों का साथ में निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और 198। अब यहाँ से देख लो भी, इस प्रकार से 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूआ 4 और 2 छक्की 12, और उसके बाद में ये चला जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। उसके बाद में ये चला जाएगा आपका 2 18, 2 नीम 18 और 2 नीम 18। उसके बाद में फिर 2 से दे दो तो ये हो जाएगा 2 छक्की 12, 2 तिया 6 और 2 साता 14 और 2 साता 14 और उसके बाद में 99। अब देखो भी ये आपका 3 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 दुआ 6, 3 एकम 3 और 77 का 77, और उसके बाद में ये आपके पास में आ जाएगा 33, और उसके बाद में अब 11 से दे दो भाई बीच में, ये आ जाएगा 21 और ये आपका 7 और ये आपका आ जाएगा 3। उसके बाद में फिर से 3 से दे दो, 3 से भाग दोगे तो ये 7 बार चला जाएगा, ये 7 बार और ये 1 और फिर 7 से दे दो। अब ये आपका एलसीएम आ गया भी। अब एलसीएम देख लो भी कितना है, 2 दुआ 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 का आपको मल्टीप्लाई करवाना है 77 के साथ में। तो ये हो जाएगा आपके पास में 42 4 और 21, 21 और 4 25, 21 और 4 25। उसके बाद में 2 5 2, उसके बाद में ये आ जाएगा 2 और ये आपके पास में हो जाएगा 7 7 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2772 सेकंड के बाद में वो क्या है भी एक साथ में मिलेंगे 2772 सेकंड के बाद में। अब 2772 सेकंड को भैया बनाना पड़ेगा आपको मिनट के अंदर, भी मिनट के अंदर बनाओगे तो 60 से भाग दे दो, 60 से भाग दोगे तो ये देख लो भी कितना मिनट बनेगा। तो ये 4 बार चला जाएगा, 60 चौका कितना होता है भी, तो 6 चौका 24 यानी 240 होता है, और 277 से 240 आप निकालोगे तो ये आपके पास में बचेगा 7 और उसके बाद में 3 37 बच जाएगा, ठीक है। 4 बार भाग चला गया और ऊपर से उतार लिया फिर 2, यानी कितना हो गया ये 772 हो गया। अब 772 में कितनी बार भाग देंगे, 372 हो गया, और 60 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 360 आ जाएगा। तो 372 में से 360 आप बाहर निकालोगे तो आपके पास में 12 बचेगा, तो ये आ जाएगा 46 तो मिनट आ जाएगा आपके पास में, और उसके बाद में 12/60 आ जाएगा, 12/60 आ जाएगा। आगे ये 12 है ना, ये इसको सेकंड में ही रहने दें, तो ये आ जाएगा 46 मिनट और 12 सेकंड, 46 मिनट और 12 सेकंड, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी में DASD, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट प्रैक्टिस, बिल्कुल गलत बात है। IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट शब्दावली के अंदर IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रैक्टिस नहीं होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है भी, तो ये गलत हो जाएगा और यही आपको बताना था। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में
हॉटमेल है वो 1995 में शुरू की गई पहली निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा थी। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 1995 में शुरू की गई थी। और विंटसर्फ को इंटरनेट का जनकों में से एक माना जाता है। विंटसर्फ को इंटरनेट का जनकों में से एक माना जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या n ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या n ज्ञात कीजिए जहां 288 को 288 गुणा n का गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अब पूर्ण घन करने के लिए आपको भैया 288 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाए 2 एकम 2 और 2 चौके 8 यानी 144। फिर 2 से, फिर ये 2 और 2 72 आ जाएगा। फिर 2 से 36 2 72, फिर 2 से 18 2 36, फिर 2 से और ये आ जाएगा आपके पास में 9 2 18, और फिर 3 से ये आ जाएगा 3 3 9, और फिर 3 से और फिर 1। अब देखो भी, आपको पता है भी कोई संख्या घन कब हो सकती है जिसके यहाँ पे 3 3 के पेयर बनते हो, यानी ये आपका एक पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बना लो, और जिसके 3 3 के पेयर नहीं बनते उसको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 2 है वो 2 बार आया है, तो इसको पेयर बनाने के लिए आपको क्या है 1 2 की जरूरत होगी, तभी ये पेयर बनेगा। और यहाँ पे जो आपका 3 है वो क्या है 2 बार आया है, तो इसको भी पेयर बनाने के लिए एक 3 की जरूरत होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने का गुणनफल करना पड़ेगा, तो 2 और 3 यानी 2 3 6, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, यानी 288 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण घन बन जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको 4 नंबर जो समीकरण है वो मैं उठाता हूं, तो ये हो जाएगा 150 और भाग, पहले में भाग, फिर 50 दूसरे के अंदर गुणा, और फिर 15 और तीसरे के अंदर माइनस, और फिर 25 और बराबर क्या आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5 5 3 15 और 15 3 45, 45 में से 25 जाएगा तो 0 और 2 20, 20 बराबर क्या हो रहा है 20 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखो भी, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2018 में बताना है बुकर पुरस्कार किसने जीता था। पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है। भी पहली 4 अभाज्य संख्याएं, आपको कोई फॉर्मूला नहीं होता, 2 3 5 7 इनका योग देख लो भी, तो ये जो 5 से 3 8 और 7 है, 8 और 7 15 और 15 और 2 17। तो ये आपके पास में राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बताना है भी, इसके अंदर है वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके अंदर ये देखिएगा 6 8 और 70 है, तो इसमें 8 का स्क्वायर कर दूं मैं, 8 का स्क्वायर कर दूं और 6 जोड़ दूं, तो यहाँ पे देखो भी 8 का स्क्वायर किया 64 हो गया, और 64 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा ना। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 हो जाएगा, और 49 में 6 जोड़ूंगा तो 55 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर करूंगा 36 हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ूंगा तो 40 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी नोमोफोबिया क्या है। तो नोमोफोबिया है वो सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर, ये नोमोफोबिया है। भी ये क्या है नोमोफोबिया के अंतर्गत आता है। नोमोफोबिया क्या है, तो सेलुलर जो फोन होता है उसका सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का जो डर है वो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसके अंदर है वो ए के बाद में क्या आया सी, यानी 2 जोड़ दिया, 3 2 5 5 2 7 7 और 2 9, तो 9 पे आ जाएगा आई। अब इसके अंदर देखो भी 5 से 7 हो गया यानी +2 कर दिया, और फिर क्या किया -1 कर दिया, फिर +2 कर दिया 6 2 8, और फिर -1 करेगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो ये आ जाएगा 7 आई आ जाएगा। भी 7 आई आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कर लो, y यहाँ पे गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड में भेज दो तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन में y बराबर में यहाँ पे क्या है 0.04 है, और ये 0.15 है, तो इसको बराबर से दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये इसके भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 बार पॉइंट लगेगा। तो 1 0 से 1 0 आप काट दो तो ये आपके पास में हो जाएगा 4/150, 4/150।
अब इसका मान रख दो भी, ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा y का मान 150 है, तो 150 माइनस में 4 अपॉन में 150 प्लस में 4, तो ये आपके पास में हो जाएगा 150 में से 4 जाए तो 146 और अपॉन में 150 यानी 154, तो ये 2 से काट दो तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 7 14, 2 3 6 और 2 7 14 और 2 7 14, तो ये हो जाए 73/77, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना भी एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइपों को एक साथ खोला जाता है। एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का यूज किया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी, यानी मैं बोलूं भी 6 पाइपों को टंकी भरने में 1 घंटा और 20 मिनट, 20 मिनट को कन्वर्ट करते हैं घंटे के अंदर, तो ये आपके पास में आता है बी एकम बी और ये 60 का भाग लगा दें, बी एकम बी 20/60, तो ये आपके पास में हो जाएगा 1 से 1/3, तो 3 एकम 3 यानी 4/3, 4/3 घंटे लगते हैं। यानी 6 पाइपों को 4/3 घंटे लगता है, तो एक पाइप को कितना लगेगा अभी, तो एक पाइप को यहाँ पे लगेगा 4/3 इंटू 6, 6 पाइपों को इतना समय लगता है तो एक पाइप को ज्यादा ही समय लगेगा, तो 3 एकम 3, 3 2 6 यानी 4 2 8, तो 8 घंटा लगेगा। एक पाइप को 8 घंटे लगते हैं। तो अब 5 पाइपों को कितना घंटा लगेगा, तो एक पाइप को 8 घंटा लगता है, तो 5 पाइप को कम समय लगेगा, तो 8 के अंदर 5 का भाग लगा दो, तो ये आपके पास मुझे 5 एकम 5 बच गया कितना भी 3, 5 एकम 5 बच गया कितना 3, तो 3/5 आ जाएगा। अब इसको, ये तो घंटा है, इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर दो, तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा अभी 5 एकम 5 और 12 5 60 और 12 3 36, तो 1 घंटा और 36 मिनट के अंदर वो टंकी भर जाएगी, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी एक कोण का माप इसके पूरक कोण के माप से 3 गुना है, तो कोण के माप क्रम से क्या होंगे। तो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे 2 कोण यानी θ1 प्लस में θ2 का जो योग है वो 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री होगा, वो पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। अब एक कोण का माप है वो इसके पूरक कोण के माप से 3 गुना है, तो एक कोण तो मैंने मान लिया भी x है, तो दूसरा कोण क्या होगा भी, दूसरा कोण 90 माइनस में x होगा भी एक कोण x है तो दूसरा कोण 90 माइनस में x होगा, और ये बोल रहा है भी एक कोण की माप इसके पूरक कोण के माप से 3 गुना है। पूरक कोण की माप से 3 गुना है, तो ये लो पूरक कोण का 3 गुना कर दिया, तो ये बराबर हो गया। और कोणों के माप क्रम से ज्ञात करने हैं, कोणों के माप है वो क्रम से ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पे एक कोण की माप यानी x है और ये हो जाएगा x, और बराबर में यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 270 हो जाएगा, 270 और माइनस में 3x आ जाएगा। अब ये 3x बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4x बराबर में 270, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 4 का इसमें भाग लगा दो। 4 का इसमें भाग लगाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 छिक्का 24, बच गया कितना भी 3 30, 4 7 28 और लग गया पॉइंट, बच गया 2 4 5 20, तो ये आ जाएगा 67.5, यानी 67.5 डिग्री आ गया x का मान। तो x का मान 67.5 डिग्री, एक तो ये बन गया, और एक है वो 90 में से आप है वो 67.5 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 22.5, तो दोनों कोण क्या आ जाएंगे, तो एक तो 22.5 आ जाएगा और एक 67.5 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू, कैन नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा आपको सीक्वेंस यानी तिरछापन, या फिर अपन बोल सकते हैं ढाल एक प्रकार से, और मीडियन माध्यिका, और मीन यानी माध्य, और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे कैन नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू यानी नेगेटिव के अंदर कौन नहीं हो सकता ये आपको बताना है। तो जो आपका सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस आपका ये जो ढाल है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, दोनों होता है।
जैसे इस प्रकार से अपन देखें तो यहां से अगर इस प्रकार से ये आपका जो स्लोप है वो इस प्रकार से और इस प्रकार से होगा ना, वो कौन सा होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। और दूसरी कंडीशन में अगर मैं देखूं यहां से, अगर ये आपका जो एक प्रकार से स्लोप है वो इस प्रकार से होकर और इस प्रकार से नीचे आए, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव सीक्वेंस हो जाएगा, नेगेटिव ढाल हो जाएगा, नेगेटिव तिरछापन हो जाएगा। तो ये दोनों होते हैं, वे नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। जो माध्यिका है और जो माध्य है, ये अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव आ जाएंगे और नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव आ जाएंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मानक विचलन है, मानक विचलन है, अगर आपके पास में नेगेटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये कभी भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होता, मानक विचलन आपका पॉजिटिव वैल्यू में ही होता है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी 4 घंटियां सुबह 8 बजे बजना शुरू हुई है और प्रत्येक क्रम से 5, 6, 7 और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 7 घंटों की पाली में वे कितनी बार एक साथ बजेगी, ये आपको बताना है। तो 5, 6, 7 और 8, पहले क्या करो, इसका एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 6 30 और उसमें यहाँ से 5 7 35 और 35 तिया कितना हो जाएगा 105, 35 तिया 105 और 105 को फिर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास में 8 5 40 और 8 एकम 8 यानी 840 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम है वो 840 आ गया। अब 840 सेकंड हो गए भी, 840 है वो सेकंड हो गया। अब 840 सेकंड के अंतराल पर वो क्या है, एक बार 7 में बजेगी। तो यहां से अपन देखें भी 7 घंटे की दे रखा है इसने, 7 घंटे में, तो इसको भी सेकंड बना लो। आपको पता है भी 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। तो 7 घंटे में कितना होगा, तो इंटू 7 कर दो और अपॉन में 840 का भाग लगा दो। ये टोटल सेकंड है और इन टोटल सेकंड के अंदर है वो 840 के अंतराल पे बज रही है, 840 सेकंड के अंतराल पे बज रही है। तो यहाँ से 0 से 0 हो जाएगा और 7 कम 7 12 7 84, 12 कम 12 और 12 तिया 36 यानी 30। अब आंसर 30 आ गया। 30 तो ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जब पहली बार जब वो बजना शुरू करेगी ना, भी हमने अलार्म सेट की, जब वो पहली बार बजेगी अलार्म तो उसमें समय नहीं लगेगा। जब वो दूसरी बार और पहली और दूसरी बार के बीच का जो समय है ना, वो काउंट होगा इसमें। तो जब पहली बार ये घंटियां बजी थी उस समय है वो, उसमें कोई भी समय नहीं लगा। उसके बाद में पहली घंटी 5 सेकंड पे, फिर दूसरी घंटी 6 सेकंड पे, तीसरी घंटी 7 सेकंड पे और चौथी घंटी है वो 8 सेकंड के अंतराल पे बजी। ठीक है, लेकिन जब पहली बार बजा के उसको छोड़ा गया था ना, तब समय नहीं लगा। तो इसका मतलब है वो 31 बार, यानी कहने का मतलब 7 घंटे में 31 बार एक साथ बजेगी। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा कैनेडियन ओपन। कैनेडियन ओपन है ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में नहीं है। फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंदर काउंट होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। कथन आपको दे रखा है भी सभी पेंटेड आभूषण है, सारे के सारे पेंटेड है, वो किस में आ जाएंगे भी, ए से आभूषण में आ जाएंगे। ये लो आभूषण में आ गया, पी से पेंटेड और ए से आभूषण। और कोई आभूषण चांदी नहीं है, तो आपकी चांदी है वो आभूषण के अंदर नहीं जा सकती भी। चांदी आभूषण के अंदर नहीं जा सकती, तो चांदी है वो आपको पेंटेड के अंदर भी नहीं जा सकती। ठीक है, उसके बाद में कुछ चांदी सिक्के हैं, तो कुछ आपकी जो चांदी है वो ऐसे से सिक्के बन जाएंगे। अब इसमें निष्कर्ष देखो क्या निकला भी, कुछ चांदी आभूषण है क्या, कुछ जो आपकी सीएच चांदी है वो आभूषण को कट करेगी क्या, नहीं करेगी, गलत है। यानी आभूषण को तो कट कर ही नहीं सकती। इसने बोला भी कोई भी चांदी है वो आभूषण नहीं है, या फिर कोई भी आभूषण चांदी नहीं है, तो ये तो इसने बोल रखा है। ठीक है, और कुछ सिक्के पेंटेड है क्या, कुछ जो आपके सिक्के हैं वो पेंटेड को कट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो इसको भी कैंसिल करो। और कुछ आभूषण पेंटेड है क्या, कुछ जो आपके आभूषण हैं वो पेंटेड है क्या, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो निष्कर्ष तीसरा पालन कर रहा है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग फाइप में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था। तो ये नीदरलैंड के द्वारा विकसित किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, बहनें, परिवार और सहोदर। सहोदर का मतलब होता है जुड़वा। सहोदर का मतलब क्या होता है? जुड़वा होता है। तो यहां पे सबसे बड़ा परिवार हो जाएगा भी। परिवार के अंदर बहनें होती है भी, और बहनों में कुछ बहनें हैं वो जुड़वा भी होती है। सारी की सारी बहनें तो जुड़वा नहीं होती, लेकिन कुछ बहनें जुड़वा होती है। तो ये आपका परिवार आ गया। परिवार के अंदर है वो बहनें होती है, ये लो बहनें आ गया। और कुछ बहनें हैं वो क्या है? सहोदर होती है, यानी जुड़वा होती है। तो ये आपका जुड़वा का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, जो कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर रहने वाले हैं 135 टोटल। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी, कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है अभी ग्रुप डी के लिए। तो ये स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये मात्र आपको 11 रुपए के अंदर है वो ये जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पाई का मान यहाँ पे 22/7 मानते हुए उस लंबवर्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसके वर्ताकार आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई है वो 14 है। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? तो वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। और पाई का मान है 22/7 और यहाँ पे व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाए 8/2। और पाई आर एल का मान कितना है? 14 है, तो 14 रख दो। 7 एकम 7 और ये आपका 2 बार चला गया। 2 एकम 2 और 11 2 22, तो 11 2 22 और 22 का 8 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे, 8 2 16 और 8 2 16 और 1 17 यानी 176, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते? कौन से कर है वो केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते? तो वर्ती कर और स्टाम्प शुल्क है ये केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। बाकी जो संपदा शुल्क है, सीमा शुल्क है और उत्पाद शुल्क है, ये केंद्र सरकार है, सेंट्रल जो सरकार है वो यहाँ पे संग्रहित करती है, इकट्ठा करती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलते हुए अनीता को बस स्टैंड पर पहुंचने में लगने वाले सामान्य समय में से 2 मिनट अधिक समय लगता है, तो अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब ये चाल है, अभी ये क्या है? चाल है। और चाल इसने क्या दिया है? 5/6 चाल से। अब इसके अंदर देखो भी ये तो है वास्तविक चाल, ठीक है, और ये आपकी क्या है? नई चाल है। अब 5/6 का मतलब हो गया नीचे वाली है वो तो आपकी वास्तविक चाल है। वास्तविक चाल है 6 और वो नई चाल कितनी होगी? 5/6 चल रहा है तो नई चाल आपकी क्या आ गई? 5 आ गई। ये आपकी चाल आ गई। और आपको पता है भी समय है वो चाल का क्या होता है? विपरीत होता है। समय है वो चाल का विपरीत होता है। तो यहां पे आपको क्या लगेगा? 5 मिनट लगेगा या फिर 5 घंटे लगेंगे। और यहां पे आपको है वो 6 मिनट लगेंगे। समय चाल का उल्टा होता है। तो ये तो उसकी चाल हो गई और ये इसका क्या हो गया? समय हो गया। अब देखो भी हमारे अनुसार उसको जो अंतर लग रहा है हमारे अनुसार है वो अगर वास्तविक चाल से ज्यादा तो वो 5 मिनट में पहुंच जाता, नई चाल से गया तो वो 6 मिनट में पहुंचा। तो हमारे अनुसार तो उसके पास में 1 मिनट का अंतर लगा भी, 1 मिनट का अंतर या फिर 1 मिनट का समय अधिक लगा। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है 2 मिनट लगे, तो 1 का मान 2 आ गया। अब आपको बताना भी अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? तो बिना किसी विलंब से जाएगी तो उसे क्या है? 5 मिनट लगते हैं हमारे अनुसार। तो 1 का मान 2 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 10 मिनट। तो आपका राइट आंसर होगा क्या?
एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, यानी भारतीय भीमबेटका के शिलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है भी ये। यहाँ पे मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह आपको मिले हैं, इसीलिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। तो होयसल है ये द्वार समुद्र जो साम्राज्य है उसकी राजधानी थी। द्वार समुद्र है वो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। द्वार समुद्रम होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित हो जाएगा भाई, जिसे अपन बोलते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, और इनका जो उल्लेख मिलता है वो आपका आर्टिकल 76 के अंदर मिलता है भी। ये किसी को भी अपना मत नहीं दे सकता, ठीक है। मत देने का अधिकार नहीं होता ये, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी उस व्रत की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होगी जिसकी परिधि का माप एक पूर्णांक है। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा भी। यहां पे इसने बोला है भी, अपने को एक कंडीशन दे दी भी उस वर्त की न्यूनतम त्रिज्या आपको बतानी है, और यहां पे दे दिया आपको 1 से बड़ी होनी चाहिए। न्यूनतम होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। मान है वो 1 से बड़ा हो और न्यूनतम हो। तो यहां पे अपन बात करें इसका, तो ये हो जाएगा 4/पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो ये हो जाएगा 22, और ये 7 इसके नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 7 चौके 28। तो ये आपके पास में हो गया 28/22, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पे इसका मान देखें तो ये हो जाएगा 3/22। पाई का मान 22/7, तो ये 22, और आपका जो 7 है वो चला जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास में आ जाएगा 21/7, 21/22। ये तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव भी? क्योंकि यहां पे मान 1 से बड़ा होना चाहिए, त्रिज्या का मान 1 से तो बड़ा होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए, यानी सबसे कम होना चाहिए। तो ये तो आपका 1 से ही कम आएगा मान त्रिज्या का, तो ये आपका संभव नहीं है। उसके बाद में ये यहाँ पे 2 दे रखा है, और उसके बाद में ये दे रखा आपको 6/पाई। पाई का मान 22/7, और 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 42/पाई। तो ये आपका 2 से मान बड़ा आएगा और न्यूनतम होना चाहिए। अब ऑप्शन यहां से देखें 28/22, ये आपका 1 दशमलव कुछ आएगा। ये आपका मान 1 दशमलव कुछ आएगा। ये आपका मान 2 दे रखा है इसने, और ये मान है वो आपका आ जाएगा 2 दशमलव, ये आपका मान है वो 42/7, 22 44, ये भी आपका 1 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन मान न्यूनतम होना चाहिए, तो इसमें 28 में 22 का भाग दोगे ना, तो ये आपका मान है वो न्यूनतम है, 1 से तो बड़ा है, और ऑप्शन में सबसे न्यूनतम यही है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4/पाई हो जाएगा। इस हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो कुंडनकुलम नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, इसकी जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें दे रखे भी 4 व्यक्तियों के नाम के आरंभिक अक्षर KL, M और N ये ताश खेल रहे हैं। वे आयताकार टेबल के चारों ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये लो भी 4 कैंडिडेट हैं। अब इसने बोला भी L है ना, वो L और N एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, और यहाँ पे इसने देखा भी KN के सामने बैठा है। K है ना, वो N के सामने बैठा है, और जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब ये जिसका किसके लिए आया? अभी जिसके लिए, ये हमेशा पास वाले के लिए या फिर दूसरे के लिए आते हैं, तो N के लिए आया है। N का मुख पश्चिम की ओर है, तो N यहाँ पे है, तो फिर K कहाँ पे बैठेगा? भी K इसके सामने है। अब इसने बोला भी L का मुख उत्तर की ओर है, L का मुख उत्तर की ओर है, तो L यहाँ पे बैठेगा, और उसमें सामने है वो M बैठेगा, तो ये M यहाँ पे आ जाएगा। M का मुख किस साइड में हो जाएगा? तो M का मुख दक्षिण की ओर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने दूध, इसमें बताना है भी दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है। नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसकी 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। अब इसके अंदर देखो भी टोटल मिश्रण अपने पास में कितना है, 10 लीटर है। ठीक है, अब 10 लीटर के अंदर है वो 5% पानी है। 10 लीटर में 5% पानी है तो 95% क्या हो जाएगा आपके पास में, वो मिल्क हो जाएगा। अब 5%, 10 लीटर का 10 का 5% आप निकालोगे तो आपके पास में दूध की वाटर की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, तो ये आपके पास में 0.5 आ जाएगी। तो 0.5 यानी वाटर की क्वांटिटी लिखना है ऊपर। अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो 10 लीटर है और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, x लीटर और मिलाते हैं, x लीटर शुद्ध दूध मिलाते हैं और बराबर में आपके पास में 5। अब घटकर के यहाँ पे आपके पास में वाटर कितना रह जाता है, 2% रह जाता है। तो 2% ऊपर लिख दो और अपोन में आपके पास में टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100% के बराबर है तो 100% रख दो। मैंने यहाँ पे प्रतिशत रखा है, बी एक प्रकार से अनुपात ही रखा है। बी वाटर का जो अनुपात है वो वाटर के सामने रख दिया और जो टोटल का जो अनुपात है वो टोटल के सामने रख दिया। ठीक है, अब इसका वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करवाओगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 50 बराबर में 20 प्लस में 2x। अब ये 20 है वो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना बचेगा, 30 बराबर में 2x। x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 15। तो शुद्ध दूध की 15 लीटर मात्रा आपको मिलानी पड़ेगी, तब जाकर के पानी तो उसमें 2% रहेगा और दूध है वो 98% हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी यदि 3a बराबर 4b बराबर 6c है तो आपको a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दे रखा है 27 रूट 29 तो है, तो आपको बताना भी रूट a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ से अपन क्या है, अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालेंगे तो 3a बराबर में 4b बराबर में 6c है, तो यहाँ से 3a को यानी a का अनुपात निकाल रहे हैं, a अनुपात b अनुपात c। तो a का अनुपात निकालेंगे तो a को ऐड कर देंगे और b और c का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 24। और उसके बाद में b का अनुपात निकालेंगे तो b को ऐड करोगे और 6 3 18 आ जाएगा। और c का अनुपात निकालोगे तो c को ऐड कर दो और a और b का मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 12 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ये और भी सरल हो रहा है, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 3 18 और 6 2 12। तो ये आपके पास में मान कितना आ गया, 4:3:2 आ गया। लेकिन इन तीनों का जो योग दे रखा आपको 27 रूट 29 दे रखा है, तो हमारे अनुसार इसका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन वो बोल रहा है क्वेश्चन में 27 रूट 29, तो एक का मान कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया 3 रूट 29 आ गया। अब एक का मान आपके पास में ये आ गया, तो यहाँ पे 4 का मान देख लो भी, यानी a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 4 का यानी a का अनुपात 4 है तो 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12 रूट 29 और उसके बाद में b की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9 रूट 29 और यहाँ पे c की जो वैल्यू आएगी 3 2 6 तो ये 6 रूट 29। अब आपको चाहिए क्या मान, आपको तो इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए तो यहाँ पे रूट कर दो भी, a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और रूट 29 यानी रूट 29 का स्क्वायर करोगे तो 29 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू रूट 29 और फिर आपके पास में क्या है भी प्लस, और इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर 81 और इंटू 29 और इसी प्रकार से प्लस में 6 का स्क्वायर 36 और रूट 29 का स्क्वायर तो 29 ही होता है भी, तो इसके ऊपर क्या है भी रूट है। इस प्रकार से यहाँ पे अपने पास में सभी में क्या है 29 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 29 और यहाँ पे आपके पास में 144 प्लस में 81 प्लस में 36 और ये हो जाएगा आपके पास में 29 और 29 इंटू आपके पास में सभी को ऐड करोगे तो ये आपके पास में कितना आएगा अभी, सभी को ऐड करोगे 261 आ जाएगा। अब 261 है वो क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में, इसको टुकड़ा कर लेंगे, 29 तो है ही आपके पास में इंटू 29 को 9 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे ना तो 261 आ जाएगा।
तो यहां से रूट के बाहर निकलेगा 29 निकल जाएगा, क्योंकि 2 29 अंदर है तो रूट से बाहर एक बाहर आ जाएगा, और 9 है ये 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 29 ये क्या होता है भाई 87 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अपक्रियाशील तत्व है। तो सबसे कम अपक्रियाशील तत्व कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे नियोन है वो सबसे कम अपक्रियाशील तत्व हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। नियोन है ना वो एक निष्क्रिय गैस है, एक प्रकार से निष्क्रिय गैस है। ये 18 नंबर ग्रुप के अंदर आती है, क्योंकि इसने अपना स्थायित्व कंप्लीट कर लिया है। नियोन है वो 10 नंबर पे आता है, और ये 18 नंबर ग्रुप, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 10 है। 10 है तो यहाँ पे पहले जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और किसी भी एलिमेंट के बाहरी ऑर्बिट के अंदर अगर 8 एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के बाहरी ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना स्थायित्व कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे नियोन है वो अपना स्थायित्व कंप्लीट कर लिया, तो ये स्थायित्व कंप्लीट है वो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया। अभी किसी के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं, न तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है और न ही इलेक्ट्रॉन इसको लेने की जरूरत है, इसीलिए ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसी प्रकार से अगर अपन ऑक्सीजन देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो आपका 8 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन आपका 1 नंबर पे आता है, और क्लोरीन है वो आपका 17 नंबर पे आता है। तो इसके अंदर देखें तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी भी, ऑक्सीजन में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट के अंदर है वो आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन को क्या करना होता है, अभी ऑक्सीजन या तो 2 ग्रहण कर ले, या फिर ये क्या कर दे, 6 को त्याग दे। और हाइड्रोजन के अंदर है वो पहले ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और यहाँ पे क्लोरीन को क्या है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये अभिक्रियाशील ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू नियोन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नियोन है वो स्थायित्व कंप्लीट कर लिया है नियोन ने। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्ष में 150 लाख से कम होकर 100 लाख हो गई। तो कमी प्रतिशत आपको बताना है अभी 10 वर्षों के अंदर है वो, पहले कितनी थी भी, 150 व्यक्ति थे और अब कितने हो गए, 100 हो गए। तो कहने का मतलब 50 की कमी आ गई, कितने के ऊपर आई भी, तो 150 पे भी 50 की कमी हुई है, वो किस पे हुई है, 150 के ऊपर हुई है। इनटू प्रतिशत निकालना तो 100, तो 10 से 10 5 से कम 5 दिया 15, और 100 के अंदर 3 का भाग लगाओ, 33 से ही 1/3 आ जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताना भी, एक्स ने ओ से कहा, मेरा दादा के केवल 3 बेटे हैं और मेरा केवल 1 भाई है। अब एक्स है, इसने किससे कहा भी, ओ से कहा भी मेरे दादा के 3 बेटे। अब इसका एक्स का जो दादा है उसके 3 बेटे, ये लो 3 बेटे, मेरे दादा के केवल 3 बेटे हैं और मेरा केवल 1 भाई है, और एक्स का केवल 1 भाई है, एक्स का केवल 1 भाई है और कोई बेटी नहीं है, और मेरा केवल 1 भाई और 1 भाई है और कोई बेटी नहीं है। आप मेरे चाचा के भाई हैं, आप मेरे चाचा के भाई हैं, यानी ये एक्स बोल रहा है ओ को भी, आप मेरे चाचा के भाई हैं, ठीक है, चाचा के भाई हो गया, यानी ये भी इसका चाचा हो गया, या फिर इसका एक प्रकार से पिता भी हो सकता है। ओ ने एक्स को कहा, हालांकि मैं अविवाहित हूं। तो इसका मतलब ओ है वो अविवाहित है, तो इसका मतलब ये हो गया भी ओ भी इसका चाचा है, ओ भी इसका चाचा है, और मेरी यू और पी 2 भतीजियां हैं, मेरी यू और पी, यू और जो पी है वो 2 भतीजियां हैं, और केवल 2 भतीजे हैं, केवल 2 भतीजे हैं। तो 2 भतीजे, ओ के 2 भतीजे कौन से हो जाएंगे, एक तो एक्स हो जाएगा और एक एक्स का भाई है वो हो जाएगा। और यहां पे इनके 3 पिता, इनके दादा के 3 लड़के थे, तो एक लड़का तो ये हो गया और जो कि कुंवारा है,
और एक इसका पापा हो गया, एक्स का पापा हो गया, ठीक है, और एक इसका चाचा हो गया, और उस चाचे की लड़कियां हैं कौन कौन, यू और पी, केवल दो भतीजे हैं, और आर दो, और आर दो में से एक भतीजा है, आर है ना वो दो में से एक भतीजा है, तो एक भतीजा कौन सा हो जाएगा, एक्स। तो आर और एक्स किस प्रकार संबंधित है, दोनों भाई है भी, ये दोनों भाई है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, इसमें जो इनका दादा है उनके 3 लड़के हैं, उनमें से 2 तो विवाहित है और एक अविवाहित है। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है, ये आपको बताना है। तो सैन्य विद्रोह, सैनिक विद्रोह जिसे 1857 की क्रांति बोलते हैं, सैनिक विद्रोह, ठीक है, और बंगाल विभाजन 1905 या 4, बंगाल विभाजन, और चंपारण आंदोलन, और उसके बाद में असहयोग आंदोलन। चंपारण आंदोलन है ये 1917-18 के अंदर हुआ था भी, ठीक है, और असहयोग आंदोलन है ये आपका 1920 के अंदर हुआ था। तो ये कालानुक्रम हो जाएगा भी इसका। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है अभी। जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, तब से 1 जुलाई को क्या है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना था, बिल्कुल सही बात है अभी। और जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं की जाती, क्यों नहीं की जाती, लेकिन जीएसटी 2 प्रकार की होती है वैसे, एक तो सी जीएसटी होती है और एक होती है एस जीएसटी। सी का मतलब होता है सेंट्रल, सेंटर में जो जीएसटी लगती है वो सेंटर वाला इकट्ठा करता है, यानी केंद्र सरकार उसको इकट्ठा करती है। और एक होती है एस जीएसटी, एस का मतलब होता है स्टेट, जो स्टेट लेवल के ऊपर जो जीएसटी लगती है उसे राज्य सरकार है वो संग्रहित करती है। तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये बोलता है जीएसटी राज्य सरकार संग्रहित नहीं करती, क्यों नहीं करती, करती है, और ये करता है नहीं करती, तो इसका जो गलत कथन है वो आपका 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है, बिल्कुल सही बात है अभी। और हमारी जो जीएसटी है वो कनाडा के यहाँ पे आधार के ऊपर चल रही है, अभी कनाडा वाली जीएसटी के आधार पे चल रही है। आगे देखो भी 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये 52 नंबर क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 13 पाई बटे 12 का मान ज्ञात करना है हमें। तो 13 पाई बटे 12 को अपन ऐसे लिखेंगे भी, 10 पाई प्लस ये हो जाएगा पाई बटे 12, तो हो जाता है 13 पाई। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा 4, 12, 1 12 और 1 13, ये बन जाएगा। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, 10 पाई प्लस थीटा, ये बनेगा हमारे पास में tan थीटा। क्या बनेगा, tan थीटा बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में tan थीटा। तो इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा tan पाई बटे 12। अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे ये बनेगा हमारे पास में tan पाई बटे 4 माइनस में पाई बटा 6, तो ये बन जाता है हमारे पास में पाई बटा 12 आ जाएगा। क्या एलसीएम इसका 12 है, एक बार हल करके देख लेते हैं। 12 ये आ जाएगा 3 पाई माइनस में 2 पाई, काम चल जाएगा, सिस्टम सही है, यानी ये बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, वो यहाँ पे यूज करेंगे अपन। तो वो होता है हमारे पास में tan a माइनस में tan b अपॉन में 1 प्लस tan a डॉट tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये a का मान है, ये b का मान है, लगा दो यहाँ से, तो ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 6 डिवाइड बाई 1 माइनस नहीं है प्लस है, ये तो tan पाई बाई 4, ये बनेगा tan पाई बाई 6। tan 45 का मान 1 होता है, माइनस में tan ये कितना बन गया अभी, पाई में 6 का भाग देंगे 30 बन गया,
tan 30 का मान होता है 1/√3 माइनस 1 गुणा 1/√3, तो ये 1/√3 बनेगा। नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात क्या? ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा, और ये बनेगा √3 प्लस 1। अब हर का परमेयकरण करेंगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1, और ये बनेगा √3 माइनस 1 बनेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। और ये रिजल्ट क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बनेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में 1 होगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 3 प्लस 1 और माइनस में 2√3 आएगा, और ये हमारे पास में 2 बचेगा। 3 और 1 कितना होता है 4, कितना होता है 4 प्लस नहीं है माइनस है क्या, तो ये आ जाएगा 4 माइनस में 2√3/2, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस √3 आ गया, अपॉन में 2 नीचे है, 2 से 2 काटोगे रिजल्ट आएगा 2 माइनस में √3। कौन सा ऑप्शन है, 2 माइनस में √3, तो तीसरा ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना था, इस फॉर्मूले के बेस पे इसको हल करना है। इज दैट क्लियर? ज़्यादा हार्ड है नहीं। इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हर का परमेयकरण कर दिया, विपरीत साइन सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर कैलकुलेशन करनी है, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले आपको आते होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वर्त में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है 44 सेंटीमीटर परिमाप है, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो वर्ग की भुजा है वो आपके पास में 11 आ जाएगी। भाई वर्ग की भुजा है वो बराबर होती है भी, तो 4 गुना भुजा होता है परिमाप, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 44/11, तो 44/4 और भुजा आ जाएगी आपके पास में 11। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा 11 है तो भुजा स्क्वायर यानी 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास में क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब यहां पे आपको 44 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है, वर्त की परिधि दे रखी है, ये आपका वर्ग का सिस्टम आ गया, और वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो यहां से आपको क्या है त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अब एक प्रकार से ट्रिपलेट के हिसाब से आप याद रख सकते हैं भी, अगर किसी भी वर्त की त्रिज्या है वो 7 है तो उसकी परिधि 44 होगी और उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 154 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वर्त का परिधि है वो 14 है तो उसकी जो परिधि होगी, त्रिज्या अगर 14 है तो परिधि कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी, और उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 616 हो जाएगा। इस प्रकार से आप है वो 35 तक याद रख सकते हैं भी। अगर किसी की त्रिज्या 21 है, अगर किसी की त्रिज्या है वो 21 है तो उसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी 132 हो जाएगी, यानी 132 हो जाएगी, और उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 1386 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1386 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर किसी का त्रिज्या अगर 28 है तो उसका क्षेत्रफल उसकी जो परिधि होगी वो 176 हो जाएगी, और 2464 है वो इसका क्या आ जाएगा 2464 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से आप है वो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और 35 करोगे, यहाँ पे 35 करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा परिधि, और 3850 है वो आपके पास में क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला लगा के त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा, और नहीं तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 44 अगर परिधि दे रखी है तो 7 इसका क्या आ जाएगा त्रिज्या आ जाएगी, और 7 त्रिज्या होगी तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 154,
तो ये डायरेक्ट 154 आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल आया वर्त का, वो कितना आ गया, वर्त का क्षेत्रफल है वो आपके पास में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये कितना है अभी वर्ग का 121 है, तो वर्त का ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा तो 154 में से 121 आप निकालोगे तो 33 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 4 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, तो असंगत का यहाँ पे चूज करना है। तो दस्तानों का जोड़ा, 10 ताने हैं वो अपन हाथ के अंदर लगाते हैं, ठीक है, और जूतों का जोड़ा ये पैर में पहने जाते हैं, और जुराबों का जोड़ा ये भी पैर में पहने जाता है, लेकिन स्वेटर का जोड़ा, स्वेटरों का जोड़ा, स्वेटर है वो आपके पूरे शरीर के ऊपर पहने जाती है एक प्रकार से, जिसमें आपकी हाथ भी कवर हो जाते हैं, आपका जो हरट हृदय है वो भी कवर हो जाता है, ऊपर चेस्ट भी कवर हो जाती है, पेट भी कवर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, 2 नंबर है वो अलग हो जाएगा, इसमें स्वेटर का जोड़ा है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। 10 ताने होते हैं वो अपने जो हाथ के पंजे होते हैं उसमें आते हैं, और जूते होते हैं वो जो पैर के पंजे होते हैं उसमें आता है, और यही जुराबों का कार्य होता है, पैर के पंजे होते हैं उसमें आती है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है विन जिप क्या है। विन जिप ये आपका विन जिप क्या होता है, तो विन जिप बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। ये विन जिप होता है ना, ये बड़ी जो फाइलें होती है ना, जिप के अंदर जो फाइलें होती है कंप्यूटर के अंदर, उसको विन जिप के द्वारा है वो उसको कंप्रेस करके छोटा यानी छोटा कर दिया जाता है, और जैसे ही उसकी जरूरत होती है तो उसको अनविनजिप कर दिया जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या है इंस्टॉल कर लिया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है, तो सुकन्या समृद्धि योजना बालिका कल्याण को बढ़ावा देने की योजना है, बिल्कुल सही बात है। उज्ज्वला योजना है ये बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर वितरण की योजना है, बिल्कुल सही बात है। और आयुष्मान भारत योजना है ये सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मिशन इंद्रधनुष है वो सभी के लिए रोजगार योजना, ये क्या है सही सम्मिलित नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है भी किसी संख्या में कोई संख्या है उसमें 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाता है। अब मैंने वो संख्या मान ली भी x है, अब इसमें 1/3 माइनस 1/4, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो 12 इसका एलसीएम आ गया, और ये आपके पास में हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 यानी 1/12, यानी किसी संख्या में 1/12 जोड़ने पर, किसी संख्या है उसमें 1/12 जोड़ेंगे तो x प्लस में 1/12 आ गया, जोड़ने पर प्राप्त मान में से 1/4 का 1/3 घटाया जाता है। अब ये जो मान प्राप्त हुआ उसमें से आपको क्या करना है, 1/4 का 1/3 घटाना है, तो 1/4 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/12 ही होगा। का के स्थान पे आपको क्या है मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, तो ये 1 का 1 के साथ में गुणा और 4 का 3 के साथ में गुणा, तो ये 1/12 हो जाएगा। घटाया जाता है तो शेष कितना बचता है, तो 1/3 प्लस 1/4 बचता है, तो इसका सोल्व करोगे तो ये 12 एलसीएम आ गया, और 3 चौके 12 और प्लस में 4 तिया 12 हो जाएगा 7/12, कितना शेष फल बचता है, तो बराबर में 7/12 बचता है। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आपका 12 आ गया, ये बच गया 12x और प्लस में 1 और माइनस में 1 और बराबर में 7/12। अब 12 से 12 कैंसिल कर दो क्योंकि बराबर है, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया। 12x बराबर में 7 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/12, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताना है भी इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द दाल के एक मिश्रण से 2 हिस्सा चावल का लिया है इसने और 1 हिस्सा उड़द दाल का लिया है, तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः कितने प्रतिशत होगी, ये आपको बताना है। भी मैंने क्या लिया भी 2 तो चावल ले लिए और 1 है वो मैंने उड़द ले ली, तो टोटल मिश्रण मेरे पास में कितना हो गया, तो 3 हो गया। ये मान लो भी 2 kg मैंने चावल ले लिया और 1 kg उड़द दाल ले ली, तो टोटल जो मिश्रण मेरे पास में बना वो 3 kg बन गया। अब 3 kg में से 2 kg तो चावल है और 3 kg में से 1 kg उड़द है, तो यहाँ पे टोटल मिश्रण में चावल और उड़द, पहले चावल की देख लेते हैं चावल की मात्रा कितनी है, तो टोटल मिश्रण आपके पास में कितना 3 है
और इस 3 में से 2 kg मेरे पास में क्या है अभी, 2 kg मेरे पास में चावल है और इनटू प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 कर दो, तो 200 में 3 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%। चीजें समझ पाए। अगली कंडीशन आपके पास में उड़द दाल की है, तो दाल में क्या होगा भी, दाल में एक यानी टोटल मिश्रण मेरे पास में 3 है और 3 kg में से 1 kg यहाँ पे दाल है और इनटू 100, तो ये हो जाएगा 100 में 3 का भाग दोगे 33 सही 1/3% आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ बोला जाता है, यानी CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी भी दो समपूर्ण वर्गों का महत्तम समावर्त्य कम से कम क्या हो सकता है, यानी किसी भी 2 समपूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, किसी भी 2 पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहां पे देखें तो कम से कम बताना है आपको, तो देखो अभी सम होना चाहिए, तो 2 क्या एक पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, 2 नहीं है, फिर 4 है, 6 नहीं है, फिर 8 है, तो अब 8 भी नहीं है, 8 भी इसके अंदर नहीं है, भी 8 पूर्ण वर्ग थोड़ी ना है, तो 8 नहीं है, फिर 12 भी नहीं है और 10 भी नहीं है और 14 भी नहीं है, 16 है। तो अब देखो भी 4 और 16 का HCF ज्ञात करना है, HCF। अब बताओ भी HCF क्या होगा 4 और 16 का, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4 और 16 को डिवाइड कर दे, तो 4 और 16 को डिवाइड करोगे तो 4 ही करेगा भी, 4 में 4 का भाग चला जाएगा और 4 में 4 का 16 में भी भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का छोटी हो जाएगी ये, और 2 है ये भी छोटी हो जाएगी, उससे बड़ा HCF है वो 4 आएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये असम के अंदर है, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मैजिकल को ये लिख रहा है, यानी M में से 2 माइनस कर दिया, A में से 2 माइनस कर दिया, यानी प्रत्येक में 2 माइनस कर रहा है भी, यहाँ पे 2 माइनस कर दिया और फिर यहाँ पे भी इसने 2 माइनस कर दिया, ये आ गया, फिर यानी प्रत्येक कंडीशन में 2 माइनस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो भी N में से 2 माइनस करेगा तो L आ जाएगा, और A में 2 माइनस करेगा तो Y आ जाएगा, और R 18 पे आता है 2 माइनस करेगा तो 16 यानी P, N 14 पे आता है तो L 12 पे आ जाएगा, और I 9 पे आता है तो G 7 पे आ जाएगा, और A 1 पे आता है तो Y 25 पे आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, एक लड़का पहले दिन एक पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है, यानी 3/8 भाग पढ़ता है, टोटल भाग कितने भी 3 है, तो 3 में से 8 पढ़ दिया तो शेष कितना बचा 5, और दूसरे दिन शेष बचे हुए पार्ट के 4/5 पढ़ देता है, दूसरा दिन शेष बचा हुआ था उसका 4/5, शेष बचा हुआ कितना था 5 था, शेष 5 बचा हुआ था उसमें से 4 पढ़ दिया तो इसका मतलब एक शेष और बच गया। और यदि 30 पृष्ठ अपठित रह गए, यानी एक भाग है वो बिना पढ़ा हुआ रह गया, यानी बगैर पढ़े हुए रह गया, और इसने कागजों की संख्या कितनी है, पृष्ठों की संख्या कितनी है, पन्नों की संख्या कितनी है 30 है, तो 1 बराबर 30, तो यहाँ पे तो पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या, तो पुस्तक के अंदर कुल भाग कितने थे 8 थे, तो 8 से गुणा करवाओगे, एक पृष्ठ में 30 पेज आते हैं, तो 8 पृष्ठ के अंदर एक भाग के अंदर 30 पेज आते हैं, तो 8 भाग के अंदर है वो 240 पेज आएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी 3 ओम 6 ओम और 9 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो तुल्य प्रतिरोध आप निकालोगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इस प्रकार से निकलेगा। तो यहाँ पे 1/R1 का मान 3 प्लस में और 1/6 प्लस में 1/9, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इसका आ गया 18, तो 3 × 18 प्लस में 6 × 18 और प्लस में 9 × 2 = 18, तो ये तो आपके पास में मान किसका है आर इक्विवेलेंट का मान है। तो यहाँ पे 6 3 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 11/18, 11/18 है वो मान किसका है, तो 1/R का है। आपको चाहिए R का मान,
आर का मान चाहिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा 18/11, 18/11 जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। डायबिटीज एक प्रकार से रोग ही है, मलेरिया ये भी रोग है, और ट्यूबरकुलोसिस है ये भी रोग है। तो यहाँ पे पैरासीटामोल है वो इनको ठीक करने का एक प्रकार से साल्ट है, भी एंटीबायोटिक है पैरासीटामोल। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 7 न्यायाधीश है और 7 न्यायाधीश आपको दे रखे भी A B C D E F और G निर्णायक समिति की 7 सीटों पर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब C है ना वो A के बाईं और निकटतम बैठा है, तो A के बाईं और एक का बायां ये होगा, तो C यहाँ पे आ गया। और D है वो B के दाईं और निकटतम सीट पर बैठा हुआ है, B है वो D के दाईं ओर बैठा हुआ है, D के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो D के दायां B यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में इसने बोला है और F के बाईं ओर निकटतम बैठा हुआ है, और F के बाईं ओर निकटतम बैठा हुआ है, यानी D है वो B के तो दाईं ओर बैठा हुआ है, D है ना वो B के दाईं ओर बैठा हुआ है, B के दाईं ओर बैठा हुआ है, B के दाईं ओर बैठा हुआ, तो इससे थोड़ी ना बैठेगा यार, B के दाईं ओर, D B के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो B का दायां ये होगा, और F के बाईं ओर निकटतम सीट पर बैठा है। पंक्ति के बाईं ओर की अंतिम सीट पर E बैठा है, तो यहाँ पे E आ जाएगा अभी। ठीक है, और C G के दाईं ओर बैठा है, ये C है ना वो G के दाईं ओर बैठा है, तो G आपका यहाँ पे आएगा, तभी C है वो उसके दाईं ओर होगा। और D के दाईं ओर बैठा है, अब D के दाईं ओर बैठा है, D के बाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब D यहाँ पे आएगा, तभी C है वो इसके बाईं ओर होगा। और उसके बाद में D यहाँ पे आएगा, तो इसने बोला है भी आपका B के D है ना वो B के तो दाईं ओर है और F के बाईं ओर है, तो F यहाँ पे आ जाएगा। तो बाईं ओर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें स्थान पर B बैठा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये 1 रुपया, ये 50 पैसा और ये 25 पैसा के कुछ सिक्कों की कुल राशि 93.75 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्रमशः अनुपात कितना है। अनुपात आपको दे रखा है 3:4:5, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो यहाँ पे देखा भी 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो 3 रुपए हो गए टोटल, और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो यहाँ पे 2 रुपए हो गए। और यहां से देखें तो 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो ये 1.25 हो गया। अभी ये कितना हो गया, 1.25 हो गया। अब टोटल धन हमारे पास में कितना हो गया, तो टोटल धन है वो 3, 2, 5 और 6 यानी 6.25 हो गया टोटल धन। लेकिन वो बोल रहा है टोटल धन कितना आपके पास में 93.75 है। अब 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान है वो यहां से देखेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 93.75 अपॉन में 6.25। अब पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से काट दो, ये 25 बार कट जाएगा आपका, और ऊपर वाला है वो हो जाएगा 25 से 25 या 75, कितना बच गया अभी 75, 93 में से 75 जाएगा तो आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और इधर से एक 18 बच गया और उतार लिया 7, और ये हो जाएगा 25 7 175 होता है। अब इसमें से 175 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 12 बचेगा, और 187 में से 175 जाएगा तो 12 बचेगा, ऊपर से उतार लिया 5 तो 125 हो गया, 25 पंजे 125 होता है, तो ये हो जाएगा। अब 25 से और कट जाएगा, 25 से और कटेगा तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, कितना बच गया अभी ये 12, और 25 पंजे 125 तो 15 आ गया, यानी 1 का मान 15 आ गया। तो आपको बताना भी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात कितना है ये देख लो भी। तो यहाँ पे अनुपात है 3, तो इनके सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 3 45, यहाँ पे अनुपात 4 है तो 15 चौका 60, और यहाँ पे 5 है 15 5 75, तो ये 45 60 और 75 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा एंडीज पर्वत है, ये अर्जेंटीना और ब्राजील के अंदर है, ये युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी सतलज नदी है वो भारत और पाकिस्तान में बहती है, सही है, और नील नदी है वो मिस्र और सूडान में बहती है, सही है, और नियाग्रा फॉल्स है ये यूएसए और कनाडा के अंदर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो भी 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक तार को वर्गाकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 81 है। क्षेत्रफल 81 है तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं।
तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और मान दे रखा है 81, तो भुजा बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 9, यानी भुजा का मान आपके पास में 9 हो गया। जब तार को अर्धवर्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है, तो अर्धवर्ताकार आकृति में मोड़ा जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, अर्धवर्त का परिधि और यहाँ पे वर्ग की परिधि, यानी वर्ग की परिधि, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा अर्धवर्त की परिधि के, अर्धवर्त की परिधि के बराबर हो जाएगा भी, ठीक है। तो यहां पे अगर वर्ग का परिमाप देखें, वर्ग की परिधि देखें तो कितनी हो जाएगी, भुजा 9 है, तो 9 को 4 से गुणा करोगे, परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो यहाँ पे 36, यानी वर्ग का जो परिमाप आया वो 36 आ गया। अब यहाँ पे अर्धवर्त का क्षेत्रफल परिधि क्या होती है, तो आपको पता है अर्धवर्त इस प्रकार से होता है, और वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, तो वर्त की परिधि 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है। अब अर्धवर्त की क्या हो जाएगी, आधी करोगे तो पाई आर हो जाएगा, लेकिन एक आर तो ये रहा और एक आर ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 2 आर और हो जाएगा, 2 आर और हो जाएगा। तो यहां से देखें तो इसमें आपका आर कॉमन आ गया, तो बच गया क्या, पाई प्लस में 2 बच गया, पाई प्लस में 2 बच गया, ये फॉर्मूला लगा दो। तो आर बराबर आर पाई प्लस में 2 बराबर आपके पास में 36 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, पाई का मान रख दो 22/7 प्लस में 2, तो नीचे वाले का एल्शियम लोगे तो 7, और ये हो जाएगा 22 और प्लस में 14, और ऊपर क्या आ जाएगा 36, 22 और 14 कितने हो जाएंगे 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो आर का मान आपके पास में कितना आ गया, 7 आ गया। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल अपॉन में 2 लगा दो, तो यहां पे हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7, और यहां पे क्या आएगा, अपॉन में 2 आएगा, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2 से 11 बार कैंसिल कर दो, और 11 7 77, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अभी, अर्धवर्त का क्षेत्रफल 77 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है भी निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा होता है, तो तना होता है, तना खाया जाता है आलू का, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज हमने एनटीपीसी की शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, जो कि सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा है, तो ग्रुप डी की स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है भी इसमें, और इसमें आपको 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, और हिंदी लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे, और मात्र आपको 11 रुपए के अंदर है वो ये सीरीज मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भी 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और आईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है, और डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, आपको पता है भी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, या फिर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का जो बोला गया है भी आर्टिकल 62 में बोला गया है भी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 62 में बोला गया है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है, भी अमेरिका से लिया गया है। और 63 में बोला गया है भी राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये आर्टिकल 63 में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो प्रथम सभापति कौन हो जाएंगे, तो ये राधाकृष्ण हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:7 है, यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 6 अधिक है। हमारे अनुसार कितना अधिक है अभी 2, लेकिन वो बोल रहा है 6 अधिक है, तो 2 का मान 6, 1 का मान 3 आ गया। आपको मान क्या बताना है, कुल संख्या बतानी है, तो कुल संख्या हमारे अनुसार कितनी है, 7 और 5 12, तो 12 का मान कितना हो जाएगा 36, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास आपको दे रखा है 14/11 मीटर है। यह पहिया प्रति मिनट 10 चक्कर लगाता है, यानी 1 मिनट के अंदर 10 चक्कर लगाता है। तो बैलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटे में आपको ज्ञात करनी है कितनी है। तो यहां से अपन बात करते हैं भी पहिए का व्यास आपको क्या है 14/11 मीटर दे रखा है। तो यहां से परिधि ज्ञात कर लेते हैं। परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है भी 2πr। तो परिधि ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू व्यास कितना है 14/11 इंटू 2, ये व्यास आ गया। तो ये हो जाएगा 7 से 2 बार कट गया, 2 से 2 कट गया, 11 2 22, 2 2 4, तो ये क्या आ गया अभी 4 मीटर आ गया। 4 मीटर आपकी परिधि आ गई। अब 1 मिनट के अंदर 10 चक्कर लगाता है, अभी 1 मिनट के अंदर है वो 10 चक्कर लगाता है ये। तो यहां से अपन बात करें भी 4 मीटर आ गया, तो आपको तो किलोमीटर में चाहिए। तो किलोमीटर क्या हो जाएगा भाई, किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये तो आपके पास मीटर है, लेकिन किलोमीटर ये हो जाएगा 0.004, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। अभी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1000 का भाग लगा दिया मैंने। तो 1 मिनट के अंदर है वो 10 चक्कर लगाता है, वो ये 1 मिनट के अंदर है वो 10 चक्कर लगाता है। ये तो आपका परिधि आ गई, यानी ये आपका टायर है, इस टायर की परिधि आ गई। अब ऐसे 1 मिनट के अंदर 10 चक्कर लगाता है, तो इंटू कर दो आप 10। तो यहां पे 1 मिनट के अंदर जो कवर की गई दूरी है वो दूरी आ जाएगी। अब ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 0.04 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। अब 1 मिनट के अंदर इतनी दूरी तय की है इसने। तो यहां से आपको बताना क्या है, तो बैलगाड़ी की किलोमीटर पर घंटा में बतानी है। तो 1 मिनट के अंदर इतनी दूरी तय करता है, तो 60 मिनट यानी 1 घंटा हो जाएगी। तो 60 मिनट में कितनी करेगा, तो 60 से गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 0 6 चौका 24, 2 के बाद में दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे 2 के बाद में दशमलव लगाओगे तो 2.4 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर घंटा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी एक फूल का क्रय मूल्य, एक फूल का मूल्य आपको 120 रुपये दे रखा है। यदि दुकानदार इसे 10% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां से अपन देखें भी 10% हानि है, तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब 10 रुपये क्रय मूल्य है, 1 का लॉस हो गया तो 9 में बेचेगा, लेकिन उसका मूल्य उसने कितना दे रखा है 120 दे रखा है, यानी 10 का मान उसने 120 दे दिया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 12, 1 का मान 12 दिया है। आपको मान किसका चाहिए 9 का, तो 9 का गुणा करोगे तो 12 निमा 108, जो कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। यदि m का 10%, यानी m का 10% और n के 10%, n के 20% के बराबर है, तो ये लो भी 0 से 0 कट करो, और यहां से m और n का m अनुपात n चाहिए, तो n यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो m/n बराबर में 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अनुपात क्या आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये एक ग्रामीण विकास बैंक है अभी नाबार्ड। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ के लिए है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये गेंडे के लिए है, और कच्छ का छोटा रण है ये जंगली गधे के लिए है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षी, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताओ, तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे देखो भी, यदि एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 9 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 9 किलोमीटर के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगी, 9 2 18, 18 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके कारक के जीव के बारे में सही नहीं है। तो एड्स है वो HIV के द्वारा फैलता है, या फिर एड्स है वो HIV से होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स HIV से फैलता है। मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से फैलती है, और टिब्बी है वो माइकोबैक्टीरियम से फैलती है। हेजा है वो यहाँ पे विब्रियो कोलेरी नामक एक प्रकार से हेजा है वो विब्रियो कोलेरी से फैलता है, विब्रियो कोलेरी से फैलता है, एनफ्लुएंजा से नहीं फैलता। ये एनफ्लुएंजा स्वाइन फ्लू, एनफ्लुएंजा है वो आपका जो स्वाइन फ्लू होता है वो एनफ्लुएंजा से फैलता है, लेकिन एनफ्लुएंजा जो हेजा है वो विब्रियो कोलेरी से फैलता है, भी विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है उससे फैलता है। तो आपका ये गलत है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, भारत की पहली पशुधन गणना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1919-20 के अंतर्गत की गई थी भी, 1919-20 के अंतर्गत है वो पशुधन गणना है वो की गई थी पहली भारत के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो भी, एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किसी विशेष दिन पर किया जाना है। परीक्षा की निगरानी करने वाला परीक्षक 2:30 बजे से, यानी 2:30 से 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में आ गया। तो इसका मतलब 2:30 से 30 मिनट पहले आया, तो जो टीचर है वो 2 बजे आ गया, टीचर है वो आपका 2 बजे आ गया। अब वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आया जो परीक्षा के 20 मिनट देर से आया, यानी परीक्षा के लिए 20 मिनट देर से आया। तो इसका मतलब परीक्षा है वो 20 मिनट बाद में होनी है, और परीक्षा 20 मिनट बाद में होनी है, तो इसका मतलब परीक्षा है वो 2:20 पे आएगी। परीक्षा है वो 2:20 पे होगी, और वो लड़का है वो 2:40 के ऊपर आया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा किस समय होगी, 2:20 के ऊपर होगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो यूएनओ का भी, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 1913 में भारतीयों ने गद्र पार्टी की स्थापना की थी, और इसका मुख्यालय कहां पे था भी, तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर था भी। 1913 में गद्र पार्टी की स्थापना की थी, और इसका मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, टोटल जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, 250 है। तो 100% का मान आपके पास में कितना आ गया, तो 100% का मान आपके पास में 250 आ गया। तो आप 1% का मान मेरे को बता सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब यहां पे आपको मान ज्ञात किसका करना है, तो मान ज्ञात करना है कितने छात्र अपनी एक भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं। तो एक तो स्पेनिश ये रहा 12%, और यहां पे इंग्लिश और स्पेनिश है वो 30% बोलते हैं भी, इंग्लिश और स्पेनिश 30% बोलते हैं। तो टोटल प्रतिशत कितना हो गया, 42 हो गया, 42%। तो यहाँ पे 1% का मान 2.5 है, तो 42 का कितना हो जाएगा, 4.2 का कितना हो जाएगा, तो ये जो 25 2 50, 5 और 25 चौका 100 और 5 105, एक के बाद में दशमलव लगेगा, एक के बाद में दशमलव लगेगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 105। तो कितने कैंडिडेट है, तो 105 कैंडिडेट है अभी, 42 है, ये 2.4 नहीं है, 42 है, ये 2.4 नहीं है, 42 है, 42, 12 और 30 42 होते हैं ना। आगे देखो भी, तो 105, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है भी सभी वर्षों के दौरान राज्य वाई में हुए टमाटर का औसत उत्पादन टन में आपको बताना है। 5 और 5 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और इधर पॉइंट से 6 और 4 10, और ये टोटल कितना हो जाएगा भाई 20, और 20 में औसत ज्ञात करना, तो 1 2 3 और 4 का भाग लगाओ, 4 5 20, तो 5 टन आ जाएगा इसका औसत, टन के अंदर बताना है, तो 5 टन 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे पूछा क्या गया है, इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है, ये देखो भी। अब ये जो डार्क लाइन है, डॉटेड लाइन है, डॉटेड है वो तो 2015 की है, और डार्क है वो 2016 की है।
2016 में उत्पाद ए और ई की आयातित इकाइयों की औसत संख्या, तो 2016 के अंदर ए है वो तो है 30 और ई है वो कितना है अभी 20 है, तो यहाँ पे इसका औसत कितना आ जाएगा, तो इसका औसत हो जाएगा 30 और 20 50 यानी 25, तो औसत कितना आ जाएगा 25। तो आपको बताना भी 2015 के किस उत्पाद की आयातित इकाइयों की संख्या के बराबर है। 2015 यानी डॉटेड लाइन में ओनली फॉर बी का ही मिलता है, इसमें बी का 25 है और यहाँ पे इसका औसत 25 आया था, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसमें, जो कि केवल बी हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है भी क्षेत्र डी के व्यय का प्रतिशत लगभग कितना है। तो यहां से अपन बात करें भी 360 डिग्री बराबर कितना है 100% है, 360 डिग्री बराबर 100% है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 100/360। आपको ज्ञात क्या करना है डी का मान, तो डी यहाँ पे 95 है, तो 95 का आपको मान ज्ञात करना है भी। तो ये जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया और ये आपका 5 से कट गया, 5 2 10 और 18 2 36 और 5 5 25 5 45 और 1 45 और 2 47 यानी 475 के अंदर 18 का भाग लगा दो, तो आपके पास में राइट आंसर होगा 26.4%। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, रेगिस्तान में ऊंट चलता है भी, या फिर ऊंट है वो रेगिस्तान में चलता है, तो यहाँ पे नदी के अंदर नाव चलेगी भी, नदी के अंदर बांध चलता है क्या, नहीं, बाग नहीं, झील नहीं, तो यहाँ पे नाव आ जाएगी। तो यानी रेगिस्तान के अंदर है वो ऊंट चलता है, तो नदी के अंदर नाव चलती है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इसके अंदर बताना है, इसको मैं ऑप्शन के हिसाब से कर लूंगा, ज्यादा बेटर रहूंगा, क्योंकि यहां से देखो भी ए इसमें कॉमन आ रहा है और ए इसमें है, दोनों में क्या है ए है, और यहां से देखें तो मिलान करें तो कौन सा इसमें कॉमन आ रहा है अभी, तो यहाँ पे डॉलर और एंड का निशान है और यहाँ पे भी डॉलर और एंड का निशान है, यानी ए का जो मान आएगा वो डॉलर और क्या आ जाएगा आपके पास में, डॉलर और ये हो जाएगा एंड का निशान आएगा। ठीक है, और दूसरी इसमें देखें तो ई का मान यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो इसमें 2 मान कॉमन है, ये तो देखो जी और एट द रेट, तो ई का जो मान आया आपके पास में वो आ गया जी और एट द रेट आ गया। अब देखो भी इसका आपको बताना है भी कैमरे का कोड क्या होगा। कैमरे के अंदर 2 बार ए आया है, 2 बार ए आया है, तो 2 बार आपका क्या आएगा, 2 बार आपका एट द रेट, 2 बार डॉलर और एंड आएगा। तो इसमें देखो भी डॉलर और एंड आ रहा है क्या, तो इसके अंदर डॉलर और एंड एक ही बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद में इसमें देखो भी डॉलर और एंड आया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे देखें तो इसमें डॉलर और एंड एक ही बार आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखें तो आपका एक तो डॉलर और एंड ये आ गया और एक डॉलर और एंड यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही है इसको करने का तरीका, और कुछ भी तरीका नहीं है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना है भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 ये एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे और ये आता है 14 पे, ये 6 9 और 7 और ये आता है आपका 3 और 1 और 16 और ये आता है आपका 19 पे आता है और 9 पे आता है और 20 पे आता है। अब यहाँ पे देखो भी 13 और 1 14 यानी कंटिन्यू संख्या आ रही है, और 6 और 7 कंटिन्यू संख्या आ रही है, और यहाँ से 19 और 20 कंटिन्यू संख्या आ रही है। लेकिन यहाँ पे 3 के बाद में 4 आना चाहिए था, लेकिन 4 नहीं आया, 16 आ गया, तो ये क्या है एक प्रकार से इसका अलग हो जाएगा, इसमें क्या है विषम हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी धारियां, जेबरे के अंदर धारियां होती है, जेबरा है यानी जेबरे के अंदर है वो धारियां होती है, आपने देखा होगा। तो फूल के अंदर क्या होता है भी, फूल के अंदर रंग होता है भी, फूल के अंदर है वो रंग होता है। तो जेबरे के अंदर धारियां होती है तो फूल के अंदर रंग होते हैं, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, अब आप बोलोगे सर फूल के अंदर पत्तियां होती है, नहीं, फूल के बाहर पत्तियां होती है, अंदर पत्तियां नहीं होती फूल के। ठीक है, फूल के अंदर फल नहीं होता, फूल के अंदर फल नहीं होता, फूल के बाहर फूल है वो एक प्रकार से फल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं भी, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, और माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ है, और गुणा का अर्थ क्या है, घटाओ है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6, और ये आ जाएगा माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो प्लस 2/7,
और यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो ये आ जाएगा भाग, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 4/5। अब इसको सोल्व करना है। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे भाग का निशान लग गया, भाग का निशान लग गया तो ये मल्टीप्लाई का निशान होगा भी, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई का निशान होगा, तो आगे वाली संख्या चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2/7 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5/4। अब 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 7 2 14, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 5/14। अब एलसीएम ले लो 14, और 14 6 की 84, यहाँ पे 84 प्लस में 5, तो 84 और 5 89/14 आ जाएगा, 89/14, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 95 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब ए आता है 1 पे और इसमें 2 जोड़ दिया तो 3 लिख दिया इसने। इसी प्रकार से एस आता है 19 पे, 19 में 3 जोड़ोगे तो 21 लिख दिया। इसी प्रकार से पी आता है 16 पे, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18 हो गया। यानी प्रत्येक के अंदर 2-2 जोड़ रहा है भी, 2-2 जोड़ेगा तो यहाँ पे देखो भी 7 और 2 9, 9 पे आ जाएगा आई, और 5 और 2 7, 7 पे आ जाएगा जी, और संख्या के अंदर लिखना है ना, संख्या के अंदर लिख दो भी, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, और 5 और 2 7, और 14 है ना, आता 14 पे 14 और 2 16, और ये आता है 5 पे 5 और 2 7, और 18 और 2 20, और 1 और 2 3, और 20 और 2 22, 20 और 2 22, और ये आता है 5 पे 5 और 2 7। तो ये आपके पास में राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी फुजेल के पास 6 पेंसिल है, फुजेल है उसके पास है 6 पेंसिल है, ए बी सी डी ई और एफ, और उन्हें 2 बॉक्स वाई और जेड में रखा जाना है। तो आपको बताना है भी डी और बी को एक साथ नहीं रखा गया, यानी डी है और बी है उनको एक साथ नहीं रखा जाता, ठीक है, अलग अलग रखा जाएगा। ए और एफ को एक साथ रखा गया है, यानी ए और एफ है उसको एक साथ रखा गया है, और इसने बोला भी डी और ए को बॉक्स जेड में नहीं रखा गया। तो डी और ए को बॉक्स जेड में नहीं रखा गया, तो इसका मतलब इसको वाई में रखा गया, और ये जेड बॉक्स है, तो यहाँ पे ए को, और इसने आगे क्या बोला भी ए और एफ को एक साथ रखा जाना है, तो एफ भी इसके साथ में रखा जाएगा। आगे इसने बोला भी ई और सी को एक साथ नहीं रखा गया, ई और सी को एक साथ नहीं रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी ई को बॉक्स वाई में नहीं रखा गया, ई को वाई में नहीं रखा गया, तो इसका मतलब ई को जेड में रखा गया, तो यहाँ पे वाई में किसको रखा गया, फिर ई और सी को एक साथ नहीं रखा गया, तो सी को यहाँ पे रखा गया। अब आगे इसने बोला भी निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल जेड बॉक्स में रखी गई है, तो जेड बॉक्स में आपकी बी जो पेंसिल है वो जेड में रखी गई है, और ई रखी गई है, ये 2 पेंसिल है वो जेड में रखी गई है, बाकी सारी की सारी पेंसिल वाई में रखी गई है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें भारतीय, रूसी और नागरिक, अब देखो भी चाहिए, ये नागरिक का ऑप्शन आ गया। नागरिक के अंदर है वो भारतीय नागरिक भी होते हैं और रूसी नागरिक भी होते हैं, ठीक है, भारतीय है वो भी तो नागरिक है, और रूसी है वो भी नागरिक है, लेकिन भारतीय और रूसी आपस में काटेंगे नहीं, तो ये तो आपकी नागरिकता आ गई, और ये आपकी भारतीय, और ये रूसी आ गई, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर देख लो भी कौन सा बनेगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने बताना भी पिज्जा, फास्ट फूड और इटली, पिज्जा, फास्ट फूड और इटली। तो फास्ट फूड के अंदर है ये फास्ट फूड है, और फास्ट फूड के अंदर है वो पिज्जा आ जाएगा, और इटली है वो आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसमें इटली है वो फास्ट फूड में नहीं आती, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है, ए ने बी से कहा, ये ए है, और इसने बी से कहा मैं तुम्हारी मौसी हूं, ये लो भी, तो इसका मतलब ए है वो बी की मौसी है, और एस मेरा पति है, और ये एस है वो पति है भी किसका, ए का, और यहां पे इसने बोला भी बी ने, एस मेरा पति है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी एस है वो इसका मौसा लगेगा, फिर मौसी मौसा, ये मौसा हो जाएगा अभी बी का। बी ने ए से कहा, पहले ए ने बी से कहा, अब बी ने ए से कहा डी मेरा नाना है, ये लो भी,
यानी बी का नाना कौन है, डी है, डी मेरा नाना है और तुम मेरी माँ डब्लू की बहन हो, तो डब्लू है वो बी की माँ है और डब्लू बी की माँ है, तो एस डब्लू के साथ कैसे संबंधित है, तो ये रहा भी एस और ये रही डब्लू, तो ये बहन का पति हो जाएगा भी, यानी एक प्रकार से ए है वो डब्लू की बहन है, ए डब्लू की बहन है और ये एस है वो ए का पति है, तो इसका मतलब बहन का पति हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, तो इसमें बताना है के आता है 11 पे, 11 और 5 16, 16 और 5 21 और 21 और 5 26, 26 पे आ जाएगा आपका जेड। इसी प्रकार से 9 पहले 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 को 3 से गुणा किया 81, 81 को 3 से गुणा करोगे तो 243, ठीक है। और आर आता है 18 पे, 18 और 18 में से 4 गया 14, 14 में से 4 गया 10 और 10 में से 4 जाएगा 6 और 6 पे आ जाएगा आपका एफ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने है वो एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।